गुड आफ्टरनून बेटा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। ठीक है, सो लेट अस मूव टूवर्ड्स जो अगला वीडियो मैं आज आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। जिस टॉपिक के ऊपर हमारा वर्क होने जा रहा है वो जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसी के ऊपर वर्क करेंगे। अगर आपको ध्यान होगा, इससे पिछला जो कंसेप्ट मैंने आपको दिया था, जो वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया था, इसमें हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो कंसेप्ट आपको बताया था। इसमें मैंने आपको लाइमन सीरीज का कंसेप्ट आपको दिया था और फर्स्ट लाइन हो गया, लास्ट लाइन का कंसेप्ट आपको बहुत डिटेल में बताया था। ठीक है बेटा, अगर आपको ध्यान होगा, यहाँ से मैंने एनर्जी मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट आपको बताया था। फर्स्ट लाइन के लिए हमने एनर्जी निकाली थी जो आई थी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थी, जो मिनिमम एनर्जी फाइंड आउट की जाती है। और द सेकेंड वन वेवलेंथ यहाँ से निकाला था, लैम्डा इक्वल टू 4/3 RH मैक्सिमम बनता है। लास्ट लाइन के लिए वैल्यू जो बनी थी एनर्जी की 13.6 थी जो मैक्सिमम है, और वेवलेंथ जो बनता है 1/RH बनता है जो मिनिमम बनता है। तो ये तो बेटा मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद अगला कंसेप्ट हमारे पास जो आया था वो बामर सीरीज वाला कंसेप्ट आया था, और इस बामर सीरीज को मैंने बोला था कि ये अपने आप में सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइंस होती है, और इसके अंदर हमने जो एनर्जी थी उस एनर्जी को फाइंड आउट करवाया था। अगर एनर्जी की अगर बात करें फर्स्ट लाइन के लिए तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइंड आउट करवाया था। और अगर मान लो अगर लास्ट लाइन की अगर बात करें तो लास्ट लाइन के लिए जो एनर्जी हमने निकाली थी ये आई थी बेटा हमारे पास, इट जस्ट इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मैक्सिमम है। जो पहले वाली एनर्जी थी वो मिनिमम थी, ये वाली एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, लैम्डा हमने निकाला था, वेवलेंथ निकाला था। जो फर्स्ट लाइन थी उसके लिए 6500 एंगस्ट्रॉम आई थी, और जो लास्ट वाला बना था उसके लिए बना था 36500 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू बनी थी। और यहाँ से हमने बोला था कि विजिबल रीजन के अंदर केवल वही जो वेवलेंथ हमें दिखाई देती है जो 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के और किसके बीच में होगी, 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में। अगर मान लो यहाँ पे 36500, तो इसका मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए भी कुछ ऐसे लाइन या कुछ ऐसी वेवलेंथ है जो विजिबल नहीं होती है। जबकि हम बोलते हैं कि बामर सीरीज की अगर हम यहाँ पे बात करें, हम तो बोल रहे हैं बामर विजिबल स्पेक्ट्रम की अगर बात करते हैं या विजिबल रीजन की अगर बात करते हैं, लेकिन विजिबल रीजन तो बोल रहे हैं, लेकिन अगर वेवलेंथ यहाँ पे क्या बन गई, कम बन गई, तो तब भी हमें वो वेवलेंथ हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है बेटा, तो ये तो था बेटा हमारे पास लाइमन और बामर का कंसेप्ट। आज बेटा जो कंसेप्ट आएगा इससे आगे बनेगा, और वो कंसेप्ट हमारे पास बनेगा, दिस वन इज लाइमन, बामर के बाद आएगा थर्ड वन, और उसे मैं लिखूंगा दिस वन। द थर्ड वन इज, थर्ड वाले को लिखेंगे पासन सीरीज, इसे बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, पासन सीरीज के नाम से जाना जाता है। और पासन सीरीज को अगर मैं लिखूंगा तो फिर वही कंसेप्ट है जैसे पहले बता रहे थे कि ये अपने आप में थर्ड स्पेक्ट्रल सीरीज है। इसे लिखेंगे इट इज द थर्ड स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, ऐसा लिखेंगे पहला पॉइंट। या इसे क्या लिखेंगे, इट इज फाउंड इन इंफ्रारेड रीजन। पहले दो को छोड़ करके बाकी के जो चार हैं, ठीक है, लाइमन हो गया, बामर हो गया, पासन ब्रैकेट पीफन और हम्फ्री। तो पासन ब्रैकेट पीफन और हम्फ्री जो हैं इस चारों के चारों बात के इंफ्रारेड रीजन के अंदर पाई जाती है। ठीक है बेटा, थर्ड वाला जो पॉइंट बनेगा उसकी अगर मैं बात करूं तो N1 इसका कितना बनेगा, 3 बनेगा, और N2 जो बनेगा वो 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, एंड यहाँ से लेकर के कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है बेटा, और फिर अगर आपको ये पता चल गया तो फिर हम अप्लाई वही करेंगे कि फर्स्ट लाइन हो गया और लास्ट लाइन वाला जो कंसेप्ट है उसको हम प्रोसीड करेंगे। अगर यहाँ मैं लेम्डा की अगर बात करूँ तो लेम्डा जो बनेगा, जो फॉर्मूला रिडबर्ग जो इक्वेशन बनी थी 1/λ इक्वल टू बनेगा RH हो गया इंटू Z² हो गया 1/N1, और N1 कितना बेटा यहाँ पे 3 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और माइनस करके क्या बनेगा 1/N2, तो N2 आपका कुछ भी हो सकता है, N2 का स्क्वायर। इतना याद रखेंगे कि N2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द 3।
जो N2 होगा वो हमेशा क्या होगा, इस 3 से बड़ा ही होगा। अब अगर N2 अगर 3 से बड़ा होगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, सबसे पहले लिख देंगे बेटा नाउ दिस वन फर्स्ट लाइन। अगर आप फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज की अगर बात करते हैं तो इसके लिए आप एनर्जी निकालो। एनर्जी मतलब डेल्टा ई को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो डेल्टा ई को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, मतलब जो हायर ऑर्बिट कौन सा बनेगा यहाँ पे फर्स्ट लाइन के लिए, E4 वाला बनेगा। अब मैं कैलकुलेशन नहीं सिखाऊंगा, वो मैंने आपको फर्स्ट सेकंड दोनों के अंदर बता दी, आप समझ जाएंगे। और ये क्या बनेगा आपका E3 बनेगा। E4 के लिए क्या करेंगे, E4 को अगर आपने फाइंड आउट करना है डेल्टा ई तो E4 निकाल देंगे, और अगर मान लो E3 की अगर बात करें तो E3 की एनर्जी आप फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है बेटा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि E4, E1, E2, E3, E4 तक की एनर्जी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, हाँ इतना जरूर ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो N1 बना वो कितना बना, 3 बना, और N2 बेटा जो बना वो कितना बन गया, इट जस्ट इक्वल टू 4 बन गया। अगर मान लो फर्स्ट लाइन के बाद अगर मान लो यहाँ लास्ट लाइन की अगर बात करते हैं और डेल्टा ई अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डेल्टा ई को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे दिस वन ई इनफाइनिट, क्या लेंगे बेटा यहाँ पे ई इनफाइनिट को लेंगे, और ई इनफाइनिट में से क्या कर देंगे, दिस वन E3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब N1 तो अभी भी 3 रहेगा लेकिन N2 यहाँ पे कितना है, इनफाइनिट है। ठीक है बेटा, तो ध्यान देंगे ये हमारे पास कैसे करके हमने जो फर्स्ट लाइन है और जो लास्ट लाइन है उसके लिए हमने एनर्जी को कैसे करके निकाला। एनर्जी निकाल सकते हैं तो यहाँ से वेव लेंथ भी अब आप निकाल सकते हैं, क्योंकि तरीके मैंने लाइमन और बामर में आपको डिटेल में करवा दिया है और सिखा दिया है। अब हम चलते हैं लाइमन बामर पासन के बाद अब चलेंगे नाउ द फोर्थ वन, फोर्थ नंबर का जो बनेगा उसे नाम दिया जाता है पी फंड। ठीक है ना, ब्रैकेट आएगा पहले, फोर्थ नंबर लिखेंगे लाइमन बामर पासन ब्रैकेट पी फंड सीरीज, सॉरी ब्रैकेट सीरीज, कौन से वाला आ गया, ब्रैकेट सीरीज। ये भी ध्यान रखेंगे आप, जैसे हमने इसको थर्ड स्पेक्ट्रल सीरीज बोला तो इसे क्या बोलेंगे, फोर्थ बोलेंगे। यहाँ भी क्या लिखेंगे, यानी कि इट इज फाउंड इन इंफ्रारेड रीजन, इसे भी क्या लिखेंगे, इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, तो लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं इट इज़ द, क्या लिखा बेटा, इट इज़ द, थर्ड के बजाय क्या लिख देंगे, फोर्थ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। कोई दिक्कत नहीं है। या सेकंड वाला पॉइंट जो लिखा आपने, क्या लिखेंगे अगेन, इट इज फाउंड इन, और यहाँ लिख देंगे दिस वन इंफ्रारेड रीजन। और यहाँ अगर मान लो थर्ड वाला पॉइंट अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ N1 बराबर कितना लिखेंगे, 4, ये मेन चीज़ समझने वाली है। और N2 बराबर कितना लिखेंगे, दिस वन 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। मतलब फिर यहाँ अगर फॉर्मूला लिखो आप 1/λ इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर हो गया, 1/4 का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि N1 कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस बनेगा 1/N2 का स्क्वायर। N2 आपका कुछ भी हो सकता है। और अगर मान लो एनर्जी आपने निकालनी, अगर मान लो फर्स्ट लाइन की अगर बात करें तो फर्स्ट लाइन के लिए जो एनर्जी बनेगी डेल्टा ई की अगर बात करें तो क्या करेंगे बेटा, E4 अगर ये है तो E5 से E5 माइनस क्या करेंगे, E4 करेंगे, जबकि N1 बराबर 4 है और N2 बराबर कितने हैं, फर्स्ट लाइन के लिए। और अगर मान लो अगर आप लास्ट लाइन की अगर बात करते हैं तो लास्ट लाइन के लिए डेल्टा ई अगर आपने निकालना है तो E इनफाइनाइट माइनस E4, क्योंकि हम ब्रैकेट की बात कर रहे हैं तो E4 में आएंगे। मतलब N1 इसका कितना बना, 4 बना, और N2 कितना बन गया बेटा, इनफाइनाइट बन गया। तो यहाँ से एनर्जी निकाल सकते हैं। यहाँ से ये एनर्जी निकाल दिया आपने, यहाँ से आपने क्या कर दिया, वेवलेंथ को फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ कि ये भी आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ वाला पार्ट बनता है उसे नाम देते हैं पी फंड। फिफ्थ नंबर वाला पार्ट बनेगा, नाउ दिस वन इज फिफ्थ वन, और पी फंड। पी फंड सीरीज की बात करते हैं और पी फंड तक ही हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस मूव। अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए क्या लिखेंगे कि इट इज द
फिफ्थ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट ये लिख देंगे। सेकंड वाला पॉइंट लिखेंगे इट इज फाउंड इन इंफ्रारेड रीजन। किसमें? इंफ्रारेड रीजन के अंदर पाया जाता है। या थर्ड वाला पॉइंट लिखेंगे N1 बराबर 5 लिखेंगे। देखो ये समझने वाला है। और N2 बराबर कितना लिखेंगे? 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, अप टू कहाँ तक जाएगा बेटा? इनफाइनाइट तक जाएगा। दैट्स वाई अगर आप लेमडा निकालो तो 1 बाई लेमडा RH रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड का स्क्वायर। अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बनेगा 1 बाई N2 का स्क्वायर बनेगा। याद रखेंगे कि N2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द 5। N2 जो बनेगा, देखो ये N1 5 है तो N2 इससे बड़ा ही हो रहा है। ठीक है, ये निकाल दिया। अगर आप फर्स्ट लाइन की अगर बात करें, फर्स्ट लाइन की अगर हम बात करें तो अगर आप यहाँ से क्या निकालना चाहते हैं? एनर्जी निकालना चाहते हैं तो डेल्टा E बराबर क्या बनेगा? E6 माइनस क्या बनेगा? E5 बनेगा। बिकॉज N1 बराबर 5 है और N2 बराबर यहाँ क्या 6 है। अगर आप डेल्टा E निकालना चाहते हैं किसके लिए? मार्जिनल लाइन के लिए, लास्ट लाइन के लिए अगर आप निकालना चाहते हैं तो डेल्टा E बराबर क्या बनेगा? E इनफाइनिट माइनस क्या बनेगा? E5 बनेगा। ये ऐसे करके निकाल दिया। N1 बराबर 5 हो गया और N2 बराबर कितना आएगा? इनफाइनिट आएगा। ये हमें सभी को ये ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, तो आशा करता हूँ कि आज जो चीज़ें मैंने आपको ये वाला टॉपिक जो करवाया है ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे करके आप यहाँ पे जो लाइमन है या पासन है या लाइमन बामर पासन ब्रैकेट पी फंड, इनके लिए आप क्या कर रहे हैं? एनर्जी को फाइंड आउट कर रहे हैं या वेवलेंथ को आप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा, लेट अस अब हम चलते हैं अगला जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है उसके ऊपर वर्क करते हैं। और ये जो टॉपिक मेरे पास है जिसकी हेडिंग मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। दिस वन, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड बाय अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फोटोन्स emitted by a sample of a hydrogen atom। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दिस वन, नंबर ऑफ फोटोन्स emitted by a sample of हाइड्रोजन एटम। कंसेप्ट क्या है बेटा? ध्यान देंगे, इसके अंदर मैं 2-3 केसेस आपको बता रहा हूँ। मान लो इसके अंदर केस नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, और केस नंबर फर्स्ट में क्या लिखा जाता है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट, व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट, किसी भी हायर एनर्जी स्टेट में है और वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट के अंदर आ रहा है। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कैसे करके आप उसे डिफाइन करते हैं? ध्यान देंगे कि मान लो ये न्यूक्लियस है, लाइक दिस वन, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे हम ऐसे करके इसे ड्रॉ कर रहे हैं। मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकंड ऑर्बिट हो गया, दिस वन थर्ड ऑर्बिट हो गया, फोर्थ ऑर्बिट हो गया, एटसेट्रा एंड सो ऑन। मान लो एक इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल के अंदर है। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? फोर्थ एनर्जी लेवल के अंदर है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट, और उसके लिए जो ग्राउंड स्टेट बनेगी वो n बराबर कितना? 1 हो गया, या n बराबर 2 हो गया, या n बराबर 3 हो गया, या n बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। तो अगर मान लो वो 4 से किसमें? इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? फोर्थ एनर्जी लेवल में। और फोर्थ एनर्जी लेवल से और ग्राउंड स्टेट की हम बात करें तो ग्राउंड स्टेट कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो मतलब यहाँ 4 से 1 में आना है, तो यहाँ बीच में 3 भी है और यहाँ बीच में क्या है? 2 भी है। दैट्स वाई कंडीशन क्या क्या बनेंगे, कैसे करके वो जो इलेक्ट्रॉन है फोटोन की फॉर्म में आएगा। कहाँ से? 4 से लेकर के 1 में आएगा। कैसे करके आएगा बेटा? उसके रूट क्या क्या बन सकते हैं, उसके ऑप्शंस क्या क्या बन सकते हैं। मतलब याद रखेंगे
कि यहाँ जो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस समय सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमारे पास ये सिस्टम है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं और वहाँ से ग्राउंड स्टेट में अगर आ रहे हैं तो कैसे करके आ सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो 4th नंबर का एनर्जी लेवल है या ऑर्बिट है, वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कम बैक करेगा, डायरेक्ट कम बैक कर सकता है 1 में आ गया, या तो ऐसे आ सकता है या ऐसे आ सकता है कि 4th से लेकर के पहले 3 में आ जाए और 3 से किस में आ जाए, डायरेक्ट 1 में आ जाए, ऐसे हम बोल सकते हैं। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4th से 3 में जाने के बजाय 4th से पहले किस में चला जाए, 2 में चला जाए, और अब 2 से किस में चला जाए, 1 में चला जाए, ये भी पॉसिबल है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 से लेकर के किस में जाए, 2 में जाए, और 2 से लेकर के 1 में चला जाए। मतलब पहली पोजीशन अगर मैंने बोली है तो ये 4th लेवल था, तो 4th से ये 1 2 3 4, 4th से पहले क्या है, डायरेक्ट 1 में आ गया, ये एक पॉसिबिलिटी है। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इस 4th वाले से ऐसा करो, पहले थर्ड वाले में आ जाओ, 3rd वाले में आ गया, और 3rd वाले से डायरेक्ट किस में आ जाए, 1st वाले में आ जाए, तो कितने रूट बने, पहला रूट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। या इसके बजाय 4th वाले से किस में आ जाए, 4th वाले से 2nd वाले में आ जाए, 4th वाले से 2nd में भेज रहे, देखो 4th वाले से 2nd में, और 2nd से डायरेक्ट किस में आ जाए, 2nd से 1 में आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सीधे अब क्या करेगा कि जो 2nd से 1 में तो आ गया, लेकिन 3 से किस में नहीं आया, 2 में नहीं आया, तो हम ऐसा करेंगे, एक रूट ये भी बना सकते हैं, ये 3 है, 3 से किस में आ जाए, 2 में आ जाए। तो अगर इसके रूट अगर आप काउंट करें, देखो आप बहुत आराम से, अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा इसके रूट काउंट करो तो क्या क्या रूट बन रहे हैं, तो देखो आप रूट में क्या क्या बन रहा है। पहला रूट ये बन गया, ठीक है, या अगर रूट यहाँ पे लिखेंगे लाइक दिस वन, ये 1st नंबर का रूट बना, ये 2nd नंबर बन गया, ये 3rd नंबर बन गया, ये 4th बन गया, ये 5th बन गया, और ये 6th बन गया, ये इसके रूट बन गए। और अगर यहाँ भी लिखें तो पहले नंबर का रूट ये बन गया, ये दूसरा नंबर का रूट बना, ये तीसरा नंबर बना, ये चौथा बन गया, ये 5वां बन गया, 6। मतलब टोटल नंबर में केवल और केवल इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ कहाँ से 4th जो एक्साइटेड स्टेट है वहाँ से और ग्राउंड स्टेट में आने के लिए जो नंबर ऑफ रूट्स या जो ऑप्शंस बने वो केवल और केवल कितने बने, 6 बने। मैं ये 4 से 1 की बात कर रहा हूँ, और भी हो सकता है, मान लो 10 से लेकर के 1 में आ रहा है, या इनफाइनाइट से 1 में आ रहा है, या 2 से लेकर किसी भी, है ना, व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट, जब ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि देयर आर टोटल नंबर ऑफ, कितने ऑप्शन हैं इसके अंदर, 4th से 1 में आने के केवल और केवल कितने ऑप्शंस बने, 6 बने। और इसी कंसेप्ट को अगर मैं फॉर्मुलेट करूं तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो फॉर्मूला बनता है, इसे हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स, ध्यान देंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स कब, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट, इसका जो फॉर्मूला बनता है n बनता है, और कहाँ, ग्राउंड स्टेट, n-1 बनता है, और बाई क्या बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है बेटा, आप समझ पा रहे हैं क्या बोला गया कि यहाँ n और n-1/2 बना। अभी मैंने कहा कि कितने ऑप्शंस बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। और अगर मान लो आप यहाँ पे n की जगह पे, क्योंकि n कहाँ पे है, 4th में है, 4th से कहाँ पे आ रहा है, 1 में आ रहा है, दैट्स वाई अगर n बराबर कितना हो, 4 हो, इसलिए हम क्या करेंगे कि अगर n 4 है तो फॉर्मूले में n की जगह पे कितना लिख दिया, बराबर ये 4 लिख दिया आपने, यहाँ n कितना हो गया, 4 - 1 हो गया, बाई कितना बन गया, 2, 4 - 1 कितना हो गया, 3, और 3 चौको 12, 12 बाई कितना हो गया, 2 हो गया, जो बराबर कितना हो गया, 6। कितनी लाइन्स बनी, या 6 ऑप्शंस बन गए। आप समझ पा रहे हैं बेटा, यस एंड नो। ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो कम बैक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी स्टेट से लेकर के ग्राउंड स्टेट, मेन चीज आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है। जिस बच्चे को ये ध्यान में रह गया उसका कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से, किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से, लेकिन आ कहाँ पे रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। ग्राउंड स्टेट का मतलब उसका कितना हो गया, 1 हो गया, ये N1 हो गया। बहुत क्लियर है बेटा। तो यहाँ तो N1 N2 का कंसेप्ट तो है नहीं,
लेकिन ग्राउंड स्टेट जब बोलेगा देन यू हैव टू अप्लाई सच फॉर्मूला, तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं इसके बाद अगला जो हमारे पास क्वेश्चन बनेगा या जो पार्ट बनेगा केस नंबर सेकंड बनता है। और केस नंबर सेकंड क्या है वो मैं लिख रहा हूँ नाउ। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड क्या बोलते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू एनी अदर एक्साइटेड स्टेट, क्या लिखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू एनी अदर एक्साइटेड स्टेट। ध्यान देंगे, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो आ तो रहा है नीचे, ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट नहीं बोला जा रहा है, मतलब हायर एनर्जी स्टेट से डाउन तो आ रहा है या रेज को एमिट करते हुए नीचे तो आ रहा है, लेकिन कहाँ पे आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में नहीं आ रहा है। रेदर देन इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन अब कहाँ पे आ रहा है, जो दूसरे नंबर का या जो दूसरा कोई भी एक्साइटेड स्टेट है उसके अंदर आ रहा है। इतना याद रखेंगे। वही कंसेप्ट फॉलो करते हैं कि जैसे मान लो ये न्यूक्लियस हो गया, ऐसे ड्रॉ कर दो आप, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकंड ऑर्बिट हो गया, ये थर्ड नंबर का ऑर्बिट हो गया, ये फोर्थ नंबर का ऑर्बिट हो गया, ये ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, अब क्या हो रहा है कि मान लो फिर हम वही बोलते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है अगर मान लो वो कहाँ से लेकर के फोर्थ वाले ऑर्बिट से, ठीक है, और किस में आ रहा, 2 में आ रहा है, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट नहीं है, ये इसे हम बोल सकते हैं कि दिस वन इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसे बोल सकते हैं। तो अगर मान लो ये 2 में अगर आया तो मतलब बीच में क्या है, 3 भी है, तो 4 से लेकर के 2 में आना है, मतलब हम यहाँ इसे लिखते हैं बेटा N2 से लेकर के किस में आ रहा है, N1 के अंदर आ रहा है। ठीक है, ऐसा इसे लिखा जाता है N2 to N1। लेकिन N1 भी क्या है, एक एक्साइटेड स्टेट है, और N2 भी क्या है, ये तो हायर एनर्जी स्टेट है। इतना याद रखेंगे। तो भाई अगर मान लो 4 से 2 में आ रहा तो क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं, या तो वो डायरेक्ट आ जाए 4 से 2 में आ जाए, या तो वो क्या करे 4 से 3 में आ जाए, और 3 से किस में आए, 2 में आए। कितने रूट बन रहे हैं, एक रूट ये बना, एक ये बन गया 2, और ये एक ही बन गया 3। टोटल नंबर में मतलब कितने ऑप्शंस बने, टोटल नंबर में 3 ऑप्शंस बने, या 3 लाइंस जिसे आप बोलते हैं वो आपको मिलेंगे। मतलब ये मान लो हमारे पास ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 था, तो यहाँ से किस में आना है, 2 में आना है। तो अगर मान लो ये 4 से किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है, तो 4 से 2 में डायरेक्ट आ सकता है, या 4 से किस में आएगा, 3 में आएगा। ठीक है, और 3 से फिर किस में आएगा, 2 में आएगा। कितने रूट बन गए बेटा, 1, 2 और 3, ये 3 रूट बने बेटा, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सेप्टेड स्टेट की बात करें, 1 में आने की बात नहीं कर रहे हैं हम। ये ध्यान रखेंगे, हम 1 में नहीं आ रहे हैं, 1 में आएंगे तो ग्राउंड स्टेट हो जाएगा, 1 में आएंगे तो ग्राउंड स्टेट हो जाएगा। हम 1 में नहीं आ रहे, हम आ रहे हैं किसी दूसरी एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ रहे हैं, और जो एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे बनी, दिस वन इज 2 की अगर बात करें तो ये एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे बनी। दैट्स वाई अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स अगर आपको निकालने हैं, तो नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स निकालने के लिए फॉर्मूला बनता है डेल्टा एन, और डेल्टा एन प्लस करके क्या बनेगा, 1 बनेगा, और बाई क्या बनेगा, 2 बनेगा। इसमें और पहले वाले फॉर्मूले में अंतर आ गया। पहले वाला फॉर्मूला क्या था कि नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स निकालने के लिए आपने n लिया था, और ब्रैकेट के अंदर n-1 लिया था, बाई 2 किया था। लेकिन यहाँ पे क्या ले रहे हैं, डेल्टा n ले रहे हैं, और डेल्टा n और ब्रैकेट के अंदर क्या ले रहे हैं, डेल्टा n+1 ले रहे हैं, बाई 2 किया। यहाँ ध्यान देंगे कि जो डेल्टा n है वो बराबर क्या होता है, n2 - n1 बनता है। इतना भी याद रखेंगे, n2 - n1। बहुत क्लियर है बेटा। अब अगर मान लो 4 से लेकर के, हम ये मान के चलते हैं कि 4 से लेकर के 2 में आ रहा, तो n2 इसका 4 हो गया और n1 इसका 2 हो गया। तो 4 में से मतलब 4 में से 2 गया, कितना हो गया, दैट्स वाई डेल्टा n बराबर क्या बन गया, 4 - 2, जो बराबर कितना बना, 2 बन गया। दैट्स वाई अगर इस फॉर्मूले में पुट करो तो ये 2 आ गया, और यहाँ क्या करेंगे, 2 + 1 और बाई कितना हो गया, 2, जो बराबर 2 और 1 3, 2 6, 6/2, जो बराबर कितना आ गया, 3। तो 3 हमारे पास क्या बने, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स, या जो स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही है वो कितनी बन गई, 3 बन गई।
आशा करता हूँ बेटा आप सभी बच्चों को जो कंसेप्ट ये बताया गया कि कैसे करके आप यहाँ से नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स को फाइंड आउट करते हैं, वो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये था हमारे पास केस नंबर सेकेंड। अगर मान लो अब हम चलते हैं नाउ द थर्ड वन, केस नंबर थर्ड पे चलते हैं और केस नंबर थर्ड क्या बताता है उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। सो लेट अस मूव। अब चलेंगे हम नाउ केस नंबर थर्ड। और केस नंबर थर्ड क्या मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान देंगे। यहां मैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, सिंगल आइसोलेटेड एटम और सिंगल इलेक्ट्रॉन। किसकी बात कर रहा हूं? सिंगल आइसोलेटेड एटम और सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में बेटा मैं आपको बात करने जा रहा हूं। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन मतलब जो हायर एनर्जी स्टेट में है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन ही जंप करके ग्राउंड स्टेट के अंदर आ रहा है। तो अगर मान लो फिर अगर हम कंसेप्ट को फॉलो करें कि भाई ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, इसके बाद ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, लाइक दिस वन सेकेंड ऑर्बिट हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया और ये फोर्थ ऑर्बिट हो गया। और ये फोर्थ ऑर्बिट जो है अगर मान लो ये ग्राउंड स्टेट के अंदर आ रहा है, आइसोलेटेड एटम है, वन में आ रहा है, ठीक है बेटा। तो ध्यान देंगे यहाँ कितना हो गया, यहाँ मैं लिख दूंगा लाइक दिस वन, इसे मैं लिखूंगा ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया और ये फोर हो गया, ठीक है बेटा। अगर फोर से लेकर के कहाँ पे आ रहा है, फोर से लेकर के ये थ्री हो गया, ये टू हो गया और ये वन हो गया, फोर से लेकर के अगर ये वन में आ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे तो कुछ फोर से थ्री में आ रहे थे, कुछ थ्री से टू में जा रहे थे, कुछ टू से वन में जा रहे थे, कुछ थ्री से वन में जा रहे थे, कुछ थ्री से टू में, टू से वन में, कुछ फोर से टू में, टू से वन में, डिफरेंट लाइंस बन सकती थी। लेकिन अगर ये बोला जा रहा है कि केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का रूट क्या होगा, पहले फोर से जंप करके थ्री में आएगा, थ्री से जंप करके टू में आएगा और टू से जंप करके किस में आएगा, वन में आएगा। इसे हम बोलेंगे कि मैक्सिमम लाइंस कितनी बनेंगी। मतलब क्या बोला, मैक्सिमम लाइंस निकालने के लिए पहले फोर से किस में आया, थ्री, थ्री से टू में और टू से किस में आ गया, वन में आ गया। तो अगर यहाँ देखें आप तो यहाँ पे फोर और लाइंस कितनी बनी, एक दो तीन लाइंस बनी। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि मैक्सिमम लाइंस निकालो भाई आप किसके केस में, अगर सिंगल आइसोलेटेड या सिंगल आइसोलेटेड एटम है या सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जब केवल एक एटम हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, तो एक इलेक्ट्रॉन के केस में जो मैक्सिमम लाइंस बनेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दिस वन इज n-1, कुछ नहीं करना, केवल क्या बोलते हैं ना n-1। तो n कितना भी हो, n 10 हो तो 10 में से क्या बनेगा, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ जाएगा 9, और n अगर 4 है तो 4 में -1, दैट्स वाई यहाँ कितनी लाइंस बनेंगी, देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। और फॉर्मूले के हिसाब से भी क्या करेंगे, 4 - 1 जो बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। या अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मिनिमम लाइंस कितनी बनेंगी, तो मिनिमम लाइंस कितनी बनेंगी, बहुत क्लियर सा कंसेप्ट है कि 4 में से किस में आएगा, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। तो मिनिमम, मैक्सिमम तो 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, और मिनिमम जो बनेगी तो 4 से सीधे 1 में तो आएगा। इसलिए जो मिनिमम लाइंस बनती हैं वो बराबर कितनी बनती हैं, वो 1 बनती हैं। याद रखेंगे सभी के लिए आएगा, मिनिमम लाइंस कितनी बनेगी 1, मैक्सिमम कितनी बनती हैं, दिस वन इट जस्ट इक्वल टू n-1। ठीक है बेटा, आशा करता हूं कि जो टॉपिक आपको करवाया गया बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल पैटर्न बनता है, वो न्यूमेरिकल पैटर्न में आपको सिखाने वाला हूँ कि न्यूमेरिकल पैटर्न क्या बनता है। ठीक है बेटा, देखो आप यहाँ मैं एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ, आशा करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, और इससे जो ये फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको अप्लाई करना भी आपको आ जाएगा। सो लेट अस मूव, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन है, और ये क्या बोल रहा है, द क्वेश्चन इज कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस और नंबर ऑफ, जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है वो फोटोन की फॉर्म में ही आती है। ठीक है, और नंबर ऑफ फोटोन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन
मेक ट्रांजिशन फ्रॉम, और पहला ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं, दिस वन, यहाँ लिख दूंगा 7th एक्सेटेड स्टेट टू 2nd एक्सेटेड स्टेट। पहला पार्ट ये बना, सेकंड वाला पार्ट लिखेंगे 8th एक्सेटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। अब ध्यान देंगे यहाँ ग्राउंड आ गया। थर्ड वाला पार्ट बनेगा 10th एक्सेटेड स्टेट टू 1st एक्सेटेड स्टेट। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है। कैसे करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनो आप, कैसे करके आपने अप्लाई करना है। आपको तो कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है, लेकिन क्या हो रहा है, सेवंथ एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 7th एक्साइटेड स्टेट से लेकर के 2nd एक्साइटेड में जा रहा है, या 8th एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में जा रहा है, या 10th एक्साइटेड से लेकर के 1st एक्साइटेड स्टेट के अंदर जा रहा है। तो लेट अस मूव 1 बाय 1 चलते हैं। जो इसका आंसर बनेगा और इसमें ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो इसका पहला वाला पार्ट बनता है, अगर इसने लिखा 7th एक्साइटेड स्टेट, तो जो बराबर, अगर मान लो 7th एक्साइटेड स्टेट से किस में आ रहा है, 2nd एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है, तो जो N2 बनेगा, मतलब N2 बनेगा 7th का एक्साइटेड बनेगा, मतलब यहाँ लिख देंगे N2 बराबर 8। ये मैंने आपको बोला था, ध्यान देंगे कि यहाँ क्या बना, N2 बराबर कितना बनेगा, एक को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और 2nd एक्साइटेड अगर बनेगा तो N1 इसका कितना बनेगा, 2nd अगर बोला गया तो यहाँ भी एक को ऐड कर देंगे, तो N1 कितना बन जाएगा आपका, 3 बन जाएगा। समझ रहे बेटा क्या बोला गया कि 7th एक्साइटेड अगर बोला तो उसमें एक ऐड कर दिया, तो कितना बना हमारे पास, इट जस्ट इक्वल टू 8th, N2 8th बन गया। और 2nd एक्साइटेड अगर बोला गया तो 2nd का एक्साइटेड अगर बनेगा तो क्या बनेगा, दिस वन इज N1 इक्वल टू 3 बनेगा। अब एक्साइटेड स्टेट की अगर बात हो रही है तो ऐसे कंडीशन में जो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा N, और डेल्टा N प्लस 1 बाई क्या बनेगा, 2 बनेगा। यहाँ से ऐसा करो, डेल्टा N निकाल दो। डेल्टा N कैसे निकाला आपने, N2 माइनस क्या किया, N1 कर दिया। और N2 कितना है बेटा, यहाँ पे हमारे पास ये 8 हो गया, N1 कितना है, 3 है, तो 8 माइनस 3 बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। दैट्स वाई यहाँ फॉर्मूले में पुट करो तो ये बराबर बनेगा, ये 5 हो गया, ये 5 प्लस 1 हो गया, बाई कितना हो गया, 2 हो गया, 5 और 6 5 30 हो गया, 30 बाई कितना हो गया, 2 हो गया, जो बराबर कितना बन गया, दिस वन 15। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ आपको बहुत क्लियरली लिखा गया है कि भाई 7th एक्साइटेड स्टेट लिखा गया, यहाँ लिखा 2nd एक्साइटेड स्टेट। तो अगर मान लो कुछ दिया नहीं आपको, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, अगर ये बोलता कि भाई जो हमारे पास जो बामा सीरीज है उसका एक्साइटेड स्टेट बोलता, या लाइमन का बोलता, तो उस कंडीशन में जाकर के आप कुछ चेंज कर सकते थे। लेकिन यहाँ सिंपली क्या बोला गया है कि कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस और नंबर ऑफ फोटॉन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम 7th एक्साइटेड स्टेट। तो जब अगर एक्साइटेड स्टेट बोल दे तो उसमें केवल एक ऐड कर दो, तो वो बन जाएगा आपका N1 या N2 जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। N2 क्योंकि हायर वाला ये बनेगा इसलिए N2 ये लिखा, और ये N1 है ये लोअर वाला बनेगा इसलिए मैंने N1 को 3 लिखा। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि N2 को ही क्यों लिखा 8, N2 को ही 7th क्यों लिखा। तो जो हायर एनर्जी लेवल होता है बेटा वो क्या बनेगा, N2 वाला बनेगा, जो लोअर वाला होगा वो क्या होगा, N1 वाला होगा। तो ये ऐसे करके हमने इसे सॉल्व कर दिया। आंसर कितना आ गया, इट जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस कितने है, 59। या सेकंड वाला पार्ट जो बना इसमें क्या, 8th एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। तो अगर मान लो सेकंड वाले की अगर बात करें तो यहाँ पे 8th से लेकर के मतलब N2 जो बनेगा, तो 8th का एक्साइटेड स्टेट जो बनेगा वो कितना बनेगा, इट जस्ट इक्वल टू ये कितना बनेगा, ये 9 बनेगा, ठीक है। और वहां से किस में आ रहा है, ग्राउंड स्टेट के अंदर। तो यहाँ फॉर्मूला, यहाँ आपको ध्यान रखना, यहाँ N1 N2 का यूज नहीं करेंगे, रेदर देन ग्राउंड स्टेट बोला जा रहा है, इसलिए फॉर्मूला जो लिखेंगे बेटा ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस। इसका फॉर्मूला आपको बताया था, n हो गया n-1 बाई कितना बनेगा 2।
इसलिए इसका एक्साइटेड स्टेट जो बनेगा वो कितना बनेगा, 8th एक्साइटेड स्टेट, सो n बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, आप समझ पा रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूँ कि इसने लिखा 8th एक्साइटेड स्टेट लिखा है, तो 8th एक्साइटेड स्टेट का मतलब कितना होगा, एक ऐड कर देंगे तो 9, लेकिन वहाँ से किस में आ रहा है, ग्राउंड में आ रहा है। अगर ये बोलता कि किसी एक्साइटेड स्टेट में आ रहा तो तब हमारा फॉर्मूला ये वाला होता, लेकिन ग्राउंड में आ रहा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसलिए कितना बना, ये 9 बना। और यहाँ लिखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ये 9 हो गया, 9 - 1/2 जो बराबर कितना हो गया, 9 × 8/2, तो 8 9 में 72 बाई कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 3 6 हो गया, और ये बन गया आपका, ठीक है, 36। कितने आएंगे बेटा, इट जस्ट इक्वल टू 36 लाइन्स। यह थर्ड वाला जो पार्ट बना, थर्ड वाले पार्ट को अगर लिखेंगे तो ये लिखा है इसने 10th एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 10th अगर बोला जा रहा तो n2 बराबर कितना आ जाएगा, 11 होगा, और n1 बराबर फर्स्ट अगर बोला गया तो 2 आ जाएगा। फर्स्ट का एक्साइटेड स्टेट बन रहा है तो 2 बनेगा, दैट्स वाई अगर आप यहाँ से डेल्टा n निकालो तो 11 - 2 बराबर 9, ये 9 आ गया। और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, डेल्टा n प्लस 1, ठीक है बेटा, बाई कितना बनेगा, बाई 2 बनेगा, जो बराबर आपका ये 9 हो गया, 9 + 1 हो गया, बाई कितना हो गया, 2 हो गया, 9 और 1 10, 9 में 90 हो गया, बाई 2 जो बराबर कितना हो गया बेटा, इट जस्ट इक्वल टू 45, ठीक है बेटा। तो ध्यान देंगे, एक आपके पास 15 आया, एक 36 आ गया, और एक आपका 45 आ गया। आशा करता हूँ बेटा कि आपको ये न्यूमेरिकल बहुत क्लियरली आपकी समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। अब हमारे पास जो कंसेप्ट बनता है, एक लास्ट वाला कंसेप्ट बनता है, उसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, छोटा सा टॉपिक है, और उसके बाद हमारे पास जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो सारा का सारा क्या हो गया, कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है बेटा। सो लेट अस मूव, अब चलते हैं लास्ट वाला जो टॉपिक बन रहा है, ठीक है। लास्ट के 2 छोटे छोटे टॉपिक बनते हैं, उनके ऊपर हम वर्क करते हैं। सो दिस वन इज, इसे लिखूंगा मैं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, दिस वन टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है कि भाई एक न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो चक्कर लगाया जा रहा है, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम वो लेता है, जितना टाइम वो एक चक्कर लगाने में कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ v वेलोसिटी के साथ में r डिस्टेंस पे जितना वो टाइम लेता है, वही उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, इसे मैं लिखूंगा दिस वन इज कॉल्ड, इसे लिखेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वन रिवॉल्यूशन around the nucleus in any orbit is known as time period, of revolution ऑफ दैट ऑर्बिट। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो कि एक चक्कर लगाने में कितना वो टाइम लेता है। एक चक्कर को लगाने में किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा v वेलोसिटी और r रेडियस पे कितना वो टाइम लेता है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वन रिवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी ऑर्बिट इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। और ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पे क्या कंसेप्ट है कि जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है बेटा, और इस न्यूक्लियस से लेकर के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस जो बनेगी दिस वन rn की रेडियस है, और ये जो वेलोसिटी है vn वेलोसिटी के साथ में क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रिवोल्यूशन, क्या लिखेंगे बेटा,
डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन को पूरा करने में यहाँ से ये रास्ता लगा था, ये इलेक्ट्रॉन इस जगह से मान लो और घूमना स्टार्ट किया और दोबारा वहीं पे पहुँच गया। तो एक रिवोल्यूशन को ट्रेवल करने में कितनी डिस्टेंस इसने क्या किया, डिस्टेंस इसने ऑक्यूपाई की। तो ध्यान देंगे ये पूरा का पूरा v वेलोसिटी r डिस्टेंस पे अगर ये चक्कर लगाएगा तो जो डिस्टेंस इसकी बनेगी वो बनेगी 2 पाई r n की बनेगी। कितने की बनेगी बेटा, 2 पाई r n की बनेगी। अगर आप यहां से वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वेलोसिटी जो बनेगी जिसमें ये इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, इट जस्ट इक्वल टू क्या बनेगा, vn की वेलोसिटी बनेगी। और अगर मान लो आपको ध्यान है वेलोसिटी वाला कंसेप्ट, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या बनता है, डिस्टेंस बाई क्या बनता है, टाइम। कितने डिस्टेंस को कितने टाइम में क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ये इसकी क्या बनेगी, वेलोसिटी बनेगी। और अगर आप यहाँ से t निकालना चाहते हैं तो t बराबर क्या बनेगा, दिस वन डी बाई वी बनेगा, डिस्टेंस बाई क्या बनेगा, वेलोसिटी बनेगा। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसी को हम टाइम पीरियड बोल रहे हैं, जिसे हम कैपिटल T से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और जो डिस्टेंस बनी वो कितनी बनी, 2 पाई, दिस वन 2 पाई r n की बन गई। और वेलोसिटी कितने की बन गई, दिस वन v n की बन गई। अगर आपको याद होगा r n वाला रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट के अंदर जो रेडियस बनता है, उस रेडियस की अगर आपको ध्यान होगा तो उसका फॉर्मूला बना था n स्क्वायर h स्क्वायर बाई बना था 4 पाई स्क्वायर m और z और e स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला था। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को यहाँ पुट करते हैं। अगर आपने ये फॉर्मूला यहाँ पुट किया तो t बराबर क्या बना बेटा, 2 पाई और r की जगह पे क्या लिख देंगे, 2 पाई इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर y बनेगा, 4 पाई स्क्वायर हो गया, m हो गया, z हो गया, e स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या लिख देंगे, डिवाइडेड बाई ये इतना हो गया, बाई क्या बनेगा, vn बनेगा। ठीक है बेटा। और vn के अगर आपको ध्यान होगा, वेलोसिटी वाला कंसेप्ट अगर आपको याद है तो vn बराबर भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया था, जो बराबर बनता है 2 पाई z हो गया e स्क्वायर बाई एन एच बनता है। ध्यान देंगे यहाँ k बराबर 1 होता है सीजीएस यूनिट के अंदर, इसलिए अब k को नहीं ले रहा हूँ, ना यहाँ मैंने k लिया ना मैं यहाँ k ले रहा हूँ। ठीक है बेटा। इसलिए अगर वेलोसिटी की अगर इसका फॉर्मूला भी अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो यहाँ लिखूँगा 2 पाई हो गया, ये z हो गया, ये e स्क्वायर हो गया, और यहाँ लिख देंगे दिस वन एन एच। तो 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर क्या बनेगा, एन एच ऊपर चला जाएगा तो n का क्यूब बन जाएगा, h का क्यूब क्यूब बन जाएगा, n भी क्यूब में चला गया, h भी क्यूब में चला गया, यहाँ z यहाँ आ जाएगा, e यहाँ, तो ये बनेगा आपका 4 पाई स्क्वायर हो गया, m हो गया, z का स्क्वायर है ना, z का स्क्वायर हो गया, और इसके बाद e का भी क्या बन जाएगा आपका, e 4 टाइम्स बनेगा। ये ऐसे करके बना देंगे। दैट्स वाई जो t बना, t बराबर क्या आया, n क्यूब हो गया, h क्यूब हो गया बेटा, यहाँ लिख दिया 4 पाई स्क्वायर हो गया, ये m हो गया, ये z स्क्वायर हो गया, और e की पावर क्या बन गई, 4 बन गई। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ क्या चीज़ है बेटा, यहाँ पे हमारे पास बाकी की सारी वैल्यूज़ जो हैं, यहाँ लिखेंगे बेटा h की वैल्यू अगर मैं लिखूँगा, h हो गया 4 पाई हो गया, m हो गया, e हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज ऑल आर कांस्टेंट। इसलिए जो t बनेगा, यहाँ ऊपर बच रहा है n क्यूब और नीचे बच रहा है z स्क्वायर। दैट्स वाई जो t बनेगा उसे लिखूँगा बेटा n क्यूब बाई, और यहाँ लिख देंगे z स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो मैंने कैलकुलेट करके आपको दे दिया। ठीक है बेटा। आशा करता हूँ आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करके टाइम पीरियड को निकाला जाएगा। ठीक है बेटा। अब लास्ट वाला जो टॉपिक इसके अंदर एक और बच रहा है, वो टॉपिक मैं स्टार्ट करवाता हूँ, और उसके साथ ही आज का जो वीडियो है ये आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट वाला जो है, दिस वन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन जो है वो टाइम पीरियड का उल्टा है, कि हम क्या बोल रहे हैं कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, और अब मैं बोलूँगा
कि एक सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो अगर यहाँ लिखेंगे कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन पर सेकंड around the nucleus, ठीक है, is known as frequency of revolution, और इसे लिखेंगे it is रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या बोला गया? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। मतलब जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ये 1 बाई क्या बनेगा? टी बनेगा। और अभी आपने टी को फाइंड आउट किया था, दैट्स वाई एफ बराबर 1 बाई टी कितना आया था? एन क्यूब हो गया, एच क्यूब बाई बना था 4 पाई स्क्वायर हो गया, एम हो गया, जेड स्क्वायर हो गया, इसके बाद e की पावर 4 बना था, जो बराबर क्या बनेगा? मतलब 4 पाई स्क्वायर हो गया, m हो गया, जेड स्क्वायर हो गया, e की पावर 4 बना, डिवाइडेड बाई क्या बनेगा बेटा? n क्यूब हो गया और h क्यूब हो गया। यहाँ आपको क्या ध्यान देना है कि हमारे पास इसके अंदर जो h हो गया या 4 पाई हो गया या m हो गया या e हो गया, ये बराबर क्या है बेटा? दीज ऑल आर कांस्टेंट। दैट्स वाई अगर आप यहाँ f निकालते हैं, दिस वन f, सो f बराबर क्या बनेगा? रेसिप्रोकल बन जाएगा। अब ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? हमारे पास z आ जाएगा, तो इससे लिखेंगे जेड स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आपका n की पावर 3 या n क्यूब, इसे लिख देंगे, ठीक है बेटा। तो आशा करता हूँ बेटा आज का जो टॉपिक मैंने आपको करवाया बहुत क्लियरली आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है बेटा। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू। आप लोग खूब मेहनत करें, टाइम अपना जाया न करें, आप खूब मेहनत करें। कहीं कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, आप लिख सकते हैं कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है बेटा। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।